गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं बीएस ऑनलाइन स्कूल BSCB के माध्यम से फिजिक्स पढ़ा रहा हूं, जिसमें आप लोगों को 10th के हर सब्जेक्ट का वीडियो भी डाल रहे हैं। इसके साथ ही इंटर कॉमर्स का भी क्लास चल रहा है और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी का भी वीडियो हम लोग बना रहे हैं। तो आप लोग सब वीडियो को देखिए, जिस क्लास की आवश्यकता हो उसके आप लोग वीडियो को देखें और साथ ही कमेंट करें कि आप लोगों को क्या समझ में नहीं आ रहा है, उसके बारे में भी आप लोग कमेंट करके उसका हल जान सकते हैं। तो आज चलते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव वीडियो एक फिजिक्स के प्रकाश के परावर्तन में, जो कि दर्पण से संबंधित है। उसमें एक वीडियो मैंने ऑब्जेक्टिव वीडियो डाल चुका हूँ। उसके अब दूसरा वीडियो जो कि ऑब्जेक्टिव का ही है, इसमें हम लोग देखते हैं। आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा। हर क्वेश्चन का आंसर भी लिखेंगे, लेकिन साथ में उस क्वेश्चन से संबंधित भी क्वेश्चन बताएंगे। इसलिए पूरा वीडियो को आप लोग ये देखिएगा और साथ ही हमारे चैनल को आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करिएगा। तो चलिए आज शुरू करते हैं हम लोग प्रकाश के परावर्तन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन मैंने लिखा है कि निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। तो आप लोग जानते हैं कि आभासी प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब दोनों एक ही होता है। साथ ही प्रतिबिंब दो प्रकार के होता है, वास्तविक प्रतिबिंब भी होता है और काल्पनिक प्रतिबिंब भी होता है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब किस दर्पण द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? तो किस दर्पण द्वारा, यदि पूछा जाए किस दर्पण द्वारा, तो अवतल दर्पण में भी प्राप्त किया जा सकता है। अवतल में वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्राप्त होता है। समतल दर्पण में भी काल्पनिक प्रतिबिंब प्राप्त होता है और साथ ही उत्तल दर्पण में भी काल्पनिक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। यानी कि तीनों प्रकार के दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। लेकिन यदि पूछा जाए कि वास्तविक प्रतिबिंब किस दर्पण द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, तो केवल अवतल दर्पण द्वारा। क्या? केवल अवतल दर्पण द्वारा। यदि इसमें इसका आंसर क्या होगा? तीनों प्रकार के दर्पण द्वारा। तीनों प्रकार के दर्पण द्वारा। तो तीनों प्रकार का दर्पण कौन कौन होगा? तो इसका भी नाम लिख दे रहे हैं, जैसे अवतल, उत्तल और समतल। ये तीनों में भी काल्पनिक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। अब चलते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। एक अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति ध्रुव और फोकस के बीच स्थित हो तो प्राप्त प्रतिबिंब होगा। यानी कि प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, ये हम लोगों को बताना है। प्रतिबिंब कहाँ पर स्थित होगा? तो मैंने विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब, अवतल दर्पण में विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब, यदि वो वीडियो देखे होंगे तो आप लोगों को मालूम होगा कि जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे काल्पनिक, सीधा और वस्तु से बड़ा बनता है। तो प्राप्त प्रतिबिंब कैसा होगा? तो काल्पनिक होगा और कैसा होगा? सीधा होगा। काल्पनिक और सीधा। अब चलते हैं हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन पर। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो उत्तल दर्पण में जब प्रतिबिंब बनता है तो कैसा होता है? तो उत्तल दर्पण पर भी एक वीडियो बनाए हैं। तो उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है, जिसमें मैंने बताया है उत्तल दर्पण की परिभाषा, उत्तल दर्पण का में बने वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति, साथ ही उत्तल दर्पण का उपयोग, सब मैंने बताया है। तो उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो उत्तल दर्पण में कहीं पर भी वस्तु स्थित हो तो इसका प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक, सीधा और वस्तु से छोटा बनता है। तो क्या लिखेंगे इसमें? काल्पनिक, सीधा और छोटा। काल्पनिक, सीधा और छोटा, ये तीनों को याद रखेंगे। जो भी ऑप्शन में आएगा, आप लोग तो जानते ही हैं कि मैथ के चाहे हर सब्जेक्ट के वीडियो में, हर सब्जेक्ट में 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहा है। यदि आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का अच्छे से तैयारी कर ले तो बहुत अच्छा मार्क्स आ सकता है। तो उत्तल दर्पण में तो इसको आप लोग कंपटीशन के रूप में भी इसको याद कर सकते हैं।
साथ ही 10th का जो एग्ज़ाम हो रहा है उस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए भी यह वीडियो है। तो अब चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। 4 नंबर क्वेश्चन दे रहा है कि आवर्धन का धनात्मक मान कैसा प्रतिबिंब इंगित करता है। आवर्धन का धनात्मक मान कैसा प्रतिबिंब इंगित करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे कि आवर्धन का धनात्मक मान कैसा प्रतिबिंब इंगित करता है। तो आवर्धन का धनात्मक मान यानी आवर्धन धनात्मक है तो आवर्धन बराबर आप लोग जानते हैं प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा में वस्तु की ऊंचाई, यानी कि H2 बटा में H1, H2 बटा में H1। तो धनात्मक मान यानी कि प्लस में हो, तो प्लस में हो तो प्रतिबिंब वस्तु तो हमेशा अक्ष के ऊपर होती है, यानी कि ये भी प्लस और ये भी प्लस। यदि दोनों प्लस में है तो प्रतिबिंब आवर्धन का धनात्मक मान यानी कि वस्तु प्रतिबिंब क्या है, सीधा है। तो सीधा प्रतिबिंब कैसा होता है, काल्पनिक होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। तो इसको क्या लिखेंगे, काल्पनिक या आभासी। कैसा प्रतिबिंब, तो काल्पनिक या आभासी, काल्पनिक या आभासी। अब चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। अवतल दर्पण से किस दूरी पर एक वस्तु को रखा जाए कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर हो। किस दूरी पर रखा जाए कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर हो। तो प्रतिबिंब का आकार और वस्तु के आकार के बराबर कब होता है, जब वस्तु दर्पण के अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब का आकार और वस्तु के आकार भी बराबर होती है। साथ ही वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी भी बराबर होती है। तो क्या लिखेंगे, वक्रता केंद्र पर। 5 नंबर का आंसर क्या होगा, वक्रता केंद्र पर। अब चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पर। गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध है। वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध है। तो वक्रता त्रिज्या को किससे सूचित करते हैं, R से, और फोकस दूरी को किससे संबंधित सूचित करते हैं, F से। तो इसमें संबंध क्या है, वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगनी होती है या फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यानी कि R बराबर 2F, R बराबर 2F या F बराबर R/। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे 7 नंबर कि गोलीय दर्पण में ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा को क्या कहते हैं। गोलीय दर्पण में ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा को क्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए गोलीय दर्पण में अवतल दर्पण है, इसके ध्रुव से वक्रता केंद्र के मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं। तो इस रेखा को कहते हैं मुख्य अक्ष या एक अक्ष। इसको क्या लिखेंगे, मुख्य अक्ष। अब आते हैं 8वें क्वेश्चन पे। 8वां क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, सूर्य का प्रकाश किस किरण पुंज का उदाहरण है। तो किरण पुंज मैंने पढ़ाया है, किरण पुंज 3 प्रकार के, समांतर किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज और अभिसारी किरण पुंज। तो इसके उदाहरण में बताया है मैंने कि बहुत दूर से आती हुई किरणें समांतर किरण पुंज का उदाहरण हो जाती है, यानी कि बहुत दूर से आती है तो एक दूसरे के समांतर हो जाती है। तो सूर्य के किरण बहुत दूर से आती है तो ये समांतर किरण पुंज हो जाएगा। इसके अलावा वैसा किरण पुंज जो एक बिंदु स्रोत से निकलकर चारों ओर फैल जाता है वो अपसारी किरण पुंज होता है। तो सूर्य का प्रकाश भी, सूर्य भी एक प्रकार का गोला है जिससे निकलकर प्रकाश चारों ओर फैल जाता है। तो सूर्य का प्रकाश समांतर किरण पुंज का भी उदाहरण होगा और साथ ही अपसारी किरण पुंज का भी उदाहरण होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे समांतर किरण पुंज या अपसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज या अपसारी किरण पुंज, ये दोनों किरण पुंज का उदाहरण हो जाएगा, समांतर किरण पुंज या अपसारी किरण पुंज। अब आते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पे। 9 नंबर क्वेश्चन दिया है कि 32 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होगी। फोकस दूरी कितनी होती होगी, तो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यानी कि जब 32 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या है तो फोकस दूरी इसकी आधी यानी कि 16 सेंटीमीटर। लेकिन साथ ही इसके चिन्ह पर भी ध्यान रखना है कि ये धनात्मक होगा कि ऋणात्मक।
तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है। यानी कि इसकी फोकस दूरी यदि निकालेंगे F बराबर R/2 तो 32/2 यानी कि कितना होगा 16, तो 16 हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे -16 सेंटीमीटर। क्यों लिखेंगे कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी दर्पण के सामने होती है और निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में मैंने बताया है कि दर्पण के सामने स्थित दूरियां ऋणात्मक होती है और दर्पण के पीछे स्थित दूरियां धनात्मक होती है। तो इसका कितना होगा मान -16 सेंटीमीटर। अब अगला क्वेश्चन है कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के बाद किस बिंदु से मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। तो दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर आती किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस F से होकर मिलती है या उत्तल दर्पण में F से मिलती हुई प्रतीत होती है। F से मिलती हुई प्रतीत होती है। इसका आंसर क्या होगा मुख्य फोकस। इसका आंसर क्या होगा मुख्य फोकस यानी कि F। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है या ऋणात्मक। तो इसके पहले मैंने बताया अवतल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है या ऋणात्मक। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा क्या होती है ऋणात्मक और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है धनात्मक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऋणात्मक। अब अगला क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन है। इसमें दिया है कि गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित किरण परावर्तन के बाद कैसे लौटती है। तो परावर्तन के बाद उसी दिशा में वापस लौट जाती है। जैसे वक्रता केंद्र है, यह अवतल दर्पण हो गया, इसके वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित किरण, तो जिस दिशा में आपतित होती है उसी दिशा में वापस लौट जाएगी। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या उसी दिशा में वापस लौट जाएगी, उसी दिशा में वापस लौट जाती है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया है कि गोलीय दर्पण की चौड़ाई को क्या कहते हैं। ये गोलीय दर्पण हो गया, तो गोलीय दर्पण की चौड़ाई को क्या कहते हैं दर्पण का द्वारक। क्या कहते हैं दर्पण का द्वारक। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा द्वारक। अब आते हैं अगले क्वेश्चन जो कि लास्ट है कि अगले क्वेश्चन में वाहनों के हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वाहनों के हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो वाहनों के हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। आप लोग टॉर्च भी देखे होंगे, उसमें भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। सर्च लाइट में भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, जिसमें अवतल दर्पण का उपयोग में का भी एक वीडियो बनाए हैं जो आप लोग देखे होंगे। तो आप लोगों को याद होगा कि वाहनों के हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो इसमें अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ये तो आप लोगों को मैंने बता दिया। इसके अलावा फिजिक्स का मैं उस पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न उत्तर भी अगले वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। साथ ही इसके बाद न्यूमेरिकल, उसके बाद ये पाठ समाप्त हो जाएगा। तो प्रकाश का अपवर्तन दूसरा पाठ शुरू करेंगे। आप लोग हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए ताकि अधिक से अधिक वीडियो आप लोगों को मैं प्रदान कर सकूं। इसमें आप लोग देखे होंगे कि इंटर का भी क्लास शुरू हो चुका है, साथ ही कॉम्पिटिटिव वीडियो का भी क्लास शुरू हो चुका है। आप लोगों को कोई दोस्त कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो उसको आप लोग शेयर करिएगा ताकि उसे भी इस वीडियो के माध्यम से लाभ प्राप्त हो सके। धन्यवाद।